चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, रिपीट हो रही है मेरी आवाज़। आप बताओ, अब सही आ रही है क्या? एक मिनट। अब सही आ रही है मेरी आवाज़? देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या देखा था? ऐसे दो वेक्टर्स जो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हो, अगर हमें उन वेक्टर्स का सम करना हो तो उस समय हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे लगता है आवाज़ अभी भी ठीक नहीं आ रही है। सही आ रही है? इसी का आज ईयरफोन वगैरह लगा रखी है क्या तुमने? नहीं तो अभी ठीक आ रही है ना मेरी आवाज़? हाँ, अब सही आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की साइड को फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हम उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना समझ में आया? देखो कैसे। मान लो ये एक वेक्टर ए है ना, ये ए वेक्टर है एक, और ये है एक वेक्टर बी। ये बी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास, जब एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही हो, तब हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस कंडीशन में तो दोनों वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इनकी तो दोनों की टेल कनेक्टेड है। देखो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है पैरेललोग्राम की साइड्स बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वी वेक्टर को इधर खिसका के यहाँ पे ले आएंगे, कुछ इस तरीके से, जिससे क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया। जिससे क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया नहीं। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। जो रिजल्टेंट होगा वो इनका क्या होगा, जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से, और जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ तक जो भी लाइन इनको कनेक्ट करेगी वही इनका रिजल्टेंट होगा आर। बाकी आगे को सब जैसे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करा था वही करना है। सही है। मान लो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। और जो वेक्टर
रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम इसको आगे की तरफ को फॉर्म करेंगे तो ये वाला भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो बस क्या करना है, हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे ट्राइंगल लॉ में करते थे हम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बनाना चाहें पूरा पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो ये इस तरह से, जो ये नीचे ए वेक्टर है वही ऊपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम साइड है। सही है। तो हमें तो आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे हम? आर वेक्टर को निकालने के लिए जैसे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा था, सेम वैसे क्या पता होना चाहिए हमें? एक तो ये वाली साइड पता होनी चाहिए, इसका नाम ले देते हैं हम, इसका नाम है एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना, इस पूरी फिगर का नाम दे दिया हमने। तो अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें, ट्राइंगल वी टी और यू, इस वाले ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये तो है 90 डिग्री, ये हमको पता है, ये वाली साइड है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर साइड है, ठीक है। इसको हमने बेस मान लिया और इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया। तो एक बार अगर हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, है ना। एक बार पूरा सोल्व कर लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा इसमें कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनियस होता है ना, ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी? बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। एक बार इसमें कोस थीटा अप्लाई कर लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से जो हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, बी वेक्टर पता है, तो यहाँ से जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। यहाँ से जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो हम इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। देखो ये वैल्यू हमने निकाली है परपेंडिकुलर की, बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू निकाली है हमने बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। ट्राइंगल लॉ में भी ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। क्यों भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो चलो फिर इसी को अब हम आगे करते हैं। हमारे पास ये फिगर आ गई। अब हमें इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम एस यू ओ वी, ये इसमें 90 डिग्री है। ये जो है ये आर वेक्टर है। अच्छा, एस से और यू तक की डिस्टेंस कितनी है? देखो आधी तो ए है, आधी से थोड़ा ज़्यादा है, और बाकी की बी कोस थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर, और ये वाली जो साइड है वो कितनी है? बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। बस अब इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है? आर वेक्टर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? बी वेक्टर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ समझ में आया? चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं।
हमारे पास जो टर्म आई वो टर्म आई है। अब देखो जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, आर वेक्टर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा अलग। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आया। अब देखो जो बी वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर, तो बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। या फिर अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू किस में चली जाएगी, अंडर रूट में। अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। समझ में आया, यही फॉर्मूला आ रहा था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी। कोई दिक्कत यहाँ तक, दोनों के दोनों लो सेम है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम। डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन क्या बताता है हमारे पास, टेन अल्फा, है ना। अब इस डायग्राम में देखोगे तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ से टेन अल्फा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे बी वेक्टर इंटू साइन थीटा अपॉन जो बेस है वो बेस कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। या फिर अगर अल्फा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर चला जाएगा टेन इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू, फॉर्मूले सेम है चाहे ट्राइंगल लॉ की बात करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ की बात करें हम। ठीक है, तो ये आया हमारे पास दोनों। तो मैं आज रिवाइज भी हो गया होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस उसमें क्या है, ट्राइंगल लॉ में एक ट्राइंगल बनता है कुछ इस तरीके से, सही है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बनता है, पैरेललोग्राम लॉ में भी एक पैरेललोग्राम बनता है, बस जो बी वेक्टर होता है उसको हम इधर ले आते हैं, फिर आगे चल के वही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम फॉलो करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बताओ। नहीं है तो देखो, यहाँ से जो रिजल्टेंट आया वो मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें कुछ केस देख लेते हैं ना। केस 1, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, तब बताओ। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे जरा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 होती है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2ab। अब 2ab बचेगा तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी। चलो दूसरा केस,
केस 2, अगर इन दोनों एंगल्स के बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो वो हो 90 डिग्री, उस कंडीशन में क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 90, थीटा की जगह 90 रखो, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा केस हो गया। अच्छा, तीसरा केस और देखते हैं इसका, जब इन दोनों के बीच में एंगल हो 180 डिग्री। केस 3, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -ab। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किस चीज़ का फॉर्मूला, सॉरी 2ab आएगा ना, 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी। कोई डाउट, ये तीनों इसके जो केस हैं, तीनों केस भी हमने देख लिए। चलो देखो आगे पढ़ते हैं हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब हमें बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना हो, है ना, एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो वो पॉलीगन बना रहे होते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, फिर यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, फिर से आवाज़ रिपीट करने लगी ना, सही आ रही है आवाज़, चलो सही आ रही है। देखो ये एक वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ठीक है, फिर एक तीसरा वेक्टर लेते हैं, यहाँ से तीसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको बोल देते हैं ये वेक्टर सी हो गया। फिर एक अगला वेक्टर लेते हैं, ये तो दिख भी नहीं रहा कलर, ये एक वेक्टर डी वेक्टर हो गया। तो इनको देखो कैसे ऐड करेंगे, एक पॉलीगन बना रहे हैं, है ना, अगर हम इस साइड को मिला देंगे तो एक पॉलीगन बन जाएगा। हम दो दो वेक्टर्स को ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो ए बी वेक्टर को ऐड करने के लिए इनका रिजल्टेंट ए से बी को जोड़ दो, तो जो रिजल्टेंट होगा इनका वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर देखो अब हमें ये रिजल्टेंट मिल गया, इसको हम R1 बोल देते हैं। फिर हम इन दोनों वेक्टर्स को R1 और C को ऐड करेंगे, तो R1 और C को ऐड करेंगे, तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस तरह से इनका रिजल्टेंट ये होगा, इनको मिलाएंगे, इनका रिजल्टेंट हम बोल देते हैं R2। वो कितना होगा, देखो R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, और R1 की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर हम डी वेक्टर को भी ऐड करेंगे, तो डी वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से ब्लर आ रहा है, देखो ब्लर आ रहा है, तो ब्लर तो इस वजह से आ रहा है कि नेटवर्क इश्यू होगा,
अच्छा अच्छा, चलो इससे अब दूसरा कलर ले लेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा फाइनल आर वेक्टर वो क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जो आर वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। या फिर अगर R2 वेक्टर की वैल्यू रखें, R2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब R1 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो R1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। कहने का मतलब यही है कि अगर बहुत सारे वेक्टर होंगे तो उनको हम बारी बारी से जोड़ते जाएंगे, दो दो वेक्टर्स को जोड़ते जाएंगे। सही है, ये होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है ये। मतलब बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसका, बाकी तो आगे को उसी से होते हैं सब। सही है। देखो जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, काम आएगा हर जगह पूरी फिजिक्स में 12 तक। सही है। हमें जगह जगह वेक्टर्स के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या होता है, कैसे तोड़ते हैं कंपोनेंट्स को। ये देखो, मान लो कोई भी ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने, ये है ए वेक्टर। अब देखो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हम कैसे तोड़ते हैं। देखो अगर कोई भी एक वेक्टर, अगर उसकी जो ये डायरेक्शन है उसकी दो डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो उसके लिए हम कंपोनेंट को तोड़ते हैं। जैसे अगर हम एक डायरेक्शन इसकी ये दिखाना चाहें, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब इस ये एक दूसरे के वर्टिकली होते हैं इस तरीके से। Right? ये जो मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं ये होते हैं इसके कंपोनेंट। अगर हम, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर ए है, ये जो वाइट वाला है ये वेक्टर ए है, और ये जो येलो वाली लाइंस है ये इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि मान लो ये वेक्टर जो है, ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो ऊपर वाला है ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट। मान लो अगर कोई भी एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल से, अपने हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना, थीटा, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। देखो उसके लिए अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम किस तरह से निकालेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, इस वेक्टर ए को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये वेक्टर ए था। तो देखो ये कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए। ये है एंगल थीटा, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। ये है बेस, बेस लेट कर लेते हैं अभी। सही है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं। तो अगर हमें इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमें एक तो ये वेक्टर पता है जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल की है हाइपोटेनियस है, और ये एंगल पता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे या पहले कोस थीटा लगाएंगे, तो कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आता है क्या,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, हाइपोटेनियस दे रखी है ए वेक्टर। तो यहाँ से जो बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से जो बेस आया, क्या बेस को हम लिख सकते हैं, ये आया इसका बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। चलो ठीक है। अब यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर निकालें तो परपेंडिकुलर के लिए अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दे रखी है इसमें हमें ए वेक्टर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर आया इसकी वैल्यू आई कितनी, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। या जो लेंथ ये वाली होगी वही लेंथ तो ये होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको भी तो हम यही लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो देखो तुम्हें याद क्या रखना है, याद ये रखना है अगर कोई भी एक वेक्टर हो, मान लो ये ए वेक्टर है और इसके अगर हम कंपोनेंट तोड़ें, कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका कंपोनेंट ये कितना आएगा, ए वेक्टर इंटू कोस थीटा। एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। समझ में आया। किसी भी वेक्टर के जब हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो जो वेक्टर जिसके साथ भी एंगल बनाता है थीटा, वो वेक्टर कोस थीटा की टर्म में आता है। देखो इस वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है, नहीं ये थीटा, ये वेक्टर इस नीचे वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इसके साथ कोस थीटा आया। अगर मान लो मैं एक दूसरा केस लूँ कि ये जो एंगल बना रहा है ये ऊपर वाली लाइन के साथ बना रहा है ना, एक केस ये ले लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फिर से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। अब इस वाले ट्राइंगल में बात हो रही है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये सामने हाइपोटेनियस है, ठीक है। एक को परपेंडिकुलर मान लो, एक को बेस मान लो। परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने वाली होगी ना, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो इसमें लगाओ जरा, कोस थीटा लगाओगे तो कोस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस तो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर। तो यहाँ से जो बेस आया वो कितना आया, ए वेक्टर इंटू कोस थीटा। देखो बेस ये था तो ये कितना आया, ए वेक्टर इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा अगर लगाओगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमको दे रखी है कितनी, ए वेक्टर। तो परपेंडिकुलर कितना आया यहाँ से, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो देखो परपेंडिकुलर ये दे रखा है कितना आया, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। जो लेंथ ये होगी वही नीचे वाली होगी, ए साइन थीटा। तो यहाँ हमें दोनों ही चीज़ों से क्या पता चला, जब भी हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो कंपोनेंट तोड़ने पर क्या मिलता है, जिस कंपोनेंट के साथ वेक्टर एंगल बनाता है। यहाँ देखो नीचे वाले कंपोनेंट के साथ वेक्टर एंगल बना रहा था तो नीचे वाला कंपोनेंट कोस थीटा की टर्म में आया। यहाँ इस वाले कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा था तो ये वाला कंपोनेंट कोस थीटा की टर्म में आया। मतलब कोई भी वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट किसकी टर्म में लिखा जाता है, कोस थीटा की। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है वो किसकी टर्म में लिखा जाता है, साइन थीटा की टर्म में लिखा जाता है। समझ में आया इतना, ये बताओ। देखो अगर हम इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलें, क्योंकि दो एक्सिस में अगर कंपोनेंट तोड़ रहे हैं हम इसके, तो जो एक्स एक्सिस वाला कहलाएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स, सही है, और इसको हम लिखेंगे ए वाई।
मतलब ये वेक्टर ए का वाई वाला कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का एक्स वाला कंपोनेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन तुम्हें तो ऐसे याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जिस कंपोनेंट के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट किसकी टर्म में आएगा, cos थीटा की टर्म में आएगा हमेशा, सही है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? किसी भी वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ए कोस थीटा की टर्म में, या सॉरी वर्टिकल कम ऐसे तो नहीं लिख सकते, जिसके साथ भी थीटा बनाएगा, एंगल वाला ही याद रखो, है ना। जो जिसके साथ में भी एंगल बनाता है वो कोस थीटा की टर्म में होता है, और जिसके साथ में एंगल नहीं बनाता वो साइन थीटा की टर्म में होता है। चलो अब इस पे जरा मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर is 20 and theta is 60 degree, where the angle between r and x axis, then find the horizontal and vertical component। ये करो। हुआ सॉल्व? देखो एक वेक्टर दे रखा है आर इसमें, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ना, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो इस आर का जो एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जिसके साथ भी एंगल बना रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा, क्योंकि इसी के साथ तो एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कोस थीटा की टर्म में। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आर बाई, वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ से जब निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, तो यहाँ से जो ये निकलेगा 20, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से कितना आया ये, 10। समझ में आया? और जिस इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो 20 इंटू साइन 60,
साइन 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ से आया ये कितना, 10√3। जो आर एक्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहती है और जो वाई एक्सिस है ये क्या है? वर्टिकल। समझ में आया? नोट करना है? हो गया? देखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको आर बाई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आर तो वेक्टर है, अगर वेक्टर ए दे रखा हो तो ए एक्स और ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? ये ए और आर तो वेक्टर के नाम है, एक्स और वाई कंपोनेंट के नाम है। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर लिखना हो जिसका हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, मान लो अगर मैं तुमसे इस तरह से कहता कि कोई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेक्टर ए है जिसके जो पॉइंट हैं वो 3,4 हैं। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 3 है, प्लस 4j कैप, वाई एक्सिस पर 4 है। लेकिन अगर हमें ये डिस्टेंस ना दे रखी हो, केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखे हैं, मान लो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए एक्स है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ए वाई है, तो इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? देखो, ए एक्स आई गैप, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना पूरा, ए एक्स प्लस ए वाई जे गैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर जो भी आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उनका क्या कर देते हैं? स्क्वायर का सम कर देते हैं। अरे ये बात तो हमें पता है ना। चलो, पता है तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्टिकल कंपोनेंट क्वेश्चन नोट करते रहो एंड में, ऑफ वेक्टर ए is 5 and the horizontal component is 5 √3, then find the magnitude and direction of a vector। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया ये? अच्छा, मुझे जरा यहाँ पे अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये बताओ। मान लो ये वाला एंगल है थीटा, है ना? तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो काम करेगा वो हमारा वाई वाला कंपोनेंट काम करेगा, परपेंडिकुलर तो यही है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इस वाले ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे, ये जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो तो ये वाली डिस्टेंस है ना, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? जो वाई एक्सिस की है, इसको हम ए वाई बोल सकते हैं। और जो बेस है वो बेस कौन सी डिस्टेंस है? जो एक्स तक की है, जिसको हम ए एक्स बोलेंगे, एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा इसका। तो अगर टेन थीटा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? ए वाई अपॉन ए एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्वेश्चन है, इसको करो।
कर रहे हो? देखो मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना दे रखा है हमें? 5/√3। और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई, ये दे रखा है कितना? 5। इतनी बात समझ में आई? तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरीके से। हाँ खोलो, उसको सही से खोलो। अब देखो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमको 5/√3। इसका स्क्वायर ए वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए वेक्टर कितना आया? 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखो ए वेक्टर जो आया 25 3 से 75 प्लस 25, कितना हो गया ये वेक्टर? √100। या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा? 10। यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ मुझे। चलो अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? टेन थीटा। चलो डायरेक्शन बताते हैं। मान लो ये वाला जो एंगल है थीटा है, इसमें जब डायरेक्शन बताएंगे तो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 5। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 5/√3। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 30। तो जो थीटा आ गया ये कितना आ गया? 30 डिग्री। यही डायरेक्शन है। अब देखो थीटा से 30 डिग्री कैसे पता चलेगा? ये ऐसे बताएगा कि एक्स एक्सिस से जो इसकी डायरेक्शन है वो 30 डिग्री पर है। सही है? इस तरह से हमको डायरेक्शन पता चलती है। अभी सोचो ये तो एंगल निकला है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो यही जो एंगल होता है ना, यही हमको डायरेक्शन बताता है। कैसे? अगर ये एंगल पॉजिटिव है इसका मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। निगेटिव होता तो नीचे की तरफ 30 डिग्री होता, इस तरीके से। समझ में आया थोड़ा बहुत? आज की क्लास को ना फिर से दोबारा देखना, ये जो लास्ट के दो कॉन्सेप्ट है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वाले, और ये जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स, मैं कल की क्लास और आज की क्लास आज अपलोड कर दूंगा, तो इनको दोबारा से देखना। और कल को हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का, डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सही है? जो अभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यहाँ से ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरी 11th की फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स में। मैं मानता हूँ कि हर दूसरे तीसरे चैप्टर में इसका यूज़ होगा।
प्लस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सही है, तो ध्यान से करना इन दोनों कॉन्सेप्ट को, सही से पढ़ना। ठीक है।